मेरा ख्याल है बॉस कि कार्रवाई अभी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को शक पड़ जाए। हैरल्ड ने कहा। कौन सी कार्रवाई? मार्क ने चौंक कर पूछा। यही सुरंग को उस तहखाने तक पहुंचाने वाली। हैरल्ड ने कहा। मैंने वक्त बदल दिया है। मेरी प्लानिंग थी कि हम 10-11 बजे उस वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल पर मिसाइल फायर करेंगे जब कॉन्फ्रेंस हॉल में कार्रवाई उरूज पर होगी। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि हम सुबह सवेरे मिसाइल फायर कर दे ताकि कॉन्फ्रेंस हॉल तबाह होने की सूरत में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद ही न हो सके। मार्क ने हैरल्ड के साथ अंदर की तरफ बढ़ते हुए कहा। इस तब्दीली की कोई वजह? हैरल्ड ने हैरान होकर कहा। सिक्योरिटी बहुत तेजी से काम कर रही है। उन्होंने हमारे उस प्लान का भी पता चला लिया है जो अपने फायरिंग के बाद वेस्टर्न होटल में कमरे के हुसूल का बनाया था। इसलिए मुझे खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले वो एक बार फिर उन तहखानों को चेक कर ले। इस सूरत में तो हमारा सारा प्लान ही खत्म हो जाएगा। मार्क ने कहा। वो चारों अफराद भी अंदर कमरे में मौजूद थे। अलबत्ता थैले उन्होंने एक तरफ रख दिए थे। ओ, ये तो इंतहाई खतरनाक खबर है बॉस। अब यकीनन सिक्योरिटी वेस्टर्न होटल के बारे में पूरी तरह चौकन्ना हो गई होगी। हैरल्ड ने परेशान से लहजे में कहा। हाँ, मैं भी इसीलिए वक्त बदलने का सोच रहा हूँ। मार्क ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा और साथ ही उसने हैरल्ड समेत सबको बैठने का इशारा कर दिया। लेकिन बॉस, इससे क्या फायदा होगा? उन लोगों ने भी लाजमन कोई मुतबादिल कॉन्फ्रेंस हॉल जहन में रखा हुआ होगा या दूसरी सूरत में वो हंगामी तौर पर किसी और इमारत में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर लेंगे। वैसे भी ये कॉन्फ्रेंस 2-3 रोज जारी रहेगी, इसलिए ये भी हो सकता है कि वो एक दिन की ताखिर के बाद कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर ले। या तो कॉन्फ्रेंस हॉल उस वक्त तबाह हो जब सब वफूद अंदर मौजूद हों ताकि सब लोग मारे जाए, फिर सही मायनों में हमारा प्लान मुकम्मल हो सकता है। हैरल्ड ने जवाब दिया। हाँ, है तो ऐसा ही, मगर मार्क ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी पेशानी पर सोचती लकीरें उभर आई थी। बॉस, ये मुखबरी कहीं फील्डर की तरफ से तो नहीं हुई, क्योंकि उस सुपरवाइजर से बात उस फील्डर के जरिए ही हुई थी। अचानक हैरल्ड ने कहा। नहीं, फील्डर की लाश तो यहाँ स्टोर में पड़ी है। मैंने उसे खच्चे के तहत उसे यहाँ बुलाकर गोली मार दी थी। मार्क ने सख्त लहजे में जवाब दिया। तो हैरल्ड पहले तो चौंका, फिर उसने इस बात में सर हिला दिया। बॉस, अगर आप इजाजत दे तो मैं एक तजवीज पेश करूं। सिया रंग के चुस्त लिबास में मलबूस एक आदमी ने कहा। तो मार्क और हैरल्ड के साथ साथ बाकी साथी भी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। हाँ कहो, खुलकर बात करो जेम्स, मार्क ने कहा। बॉस, हमें वेस्टर्न होटल वाला प्लान यकसर खत्म कर देना चाहिए। यह इंतहाई खतरनाक हो चुका है। किसी भी वक्त उसे ट्रेस किया जा सकता है। ये लोग हद दर्जे खतरनाक है। ये लामहला हर कमरे और हर तहखाने को नजर में रखेंगे और हो सकता है उन्होंने वहां ऐसे आलात भी नस्ब कर दिए हों कि जैसे ही मिसाइल को वहां ले जाया जाए वो उसे चेक कर ले। जेम्स ने कहा। तो फिर? मार्क ने होंठ भींचते हुए कहा। मेरा ख्याल है बॉस कि कॉन्फ्रेंस हॉल पर मिसाइल फायर करने की बजाय उस पर टीएस बम की बारिश कर दी जाए। इस तरह वहां इंतहाई जहरीली गैस भी फैल जाएगी और आग भी लग जाएगी। हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और ये काम मिसाइल की निस्बत ज्यादा आसानी से हो सकता है। जेम्स ने कहा। टीएस बम? लेकिन वो इस वक्त कहां से आएंगे? मार्क ने मुंह बनाते हुए कहा। वो चंद घंटों के अंदर मैसर आ सकते हैं। यहाँ एक पार्टी ऐसी मौजूद है जो ऐसा असला सप्लाई करती है। जेम्स ने कहा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मार्क ने चौंक कर पूछा। मेरा एक दोस्त है, वो एक्रीमी है और वो इस तंजीम का कर्ता धरता है। उससे एक होटल में मुलाकात हो गई थी। उससे मालूम है कि मैं भी एक्रीमिया की किसी मुजरिम तंजीम का रुकन हूँ, इसलिए वो खुल गया। आदमी भी इंतहाई बाएतमाद है। जेम्स ने कहा। लेकिन टीएस बम कॉन्फ्रेंस हॉल पर फायर कैसे किए जाएंगे और कहां से? उनकी रेंज तो इंतहाई महदूद होती है और कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर और इर्द गिर्द की तमाम इमारतें सिक्योरिटी के कब्जे में हैं। मार्क ने कहा। वायरलेस कंट्रोल बम कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर पहुंचाए जा सकते हैं। जेम्स ने कहा। तो मार्क बेख्तियार उछल पड़ा। कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर? क्या कह रहे हो? क्या तुम नशे में तो नहीं हो? मार्क ने कदरे कुचले लहजे में कहा। नहीं बॉस, मैं नशे में नहीं हूँ और दुरुस्त कह रहा हूँ। आपको तो मालूम है कि चीफ बॉस रॉय प्लानिंग के सिलसिले में अक्सर मुझसे मशवरा किया करते थे। मैं खुद भी इस बारे में सोचता रहा हूँ और मैंने काम भी किया है। असल बात यह है कि इंतजाम करने वाले दूर की बात सोचते हैं, लेकिन ऐन अपनी नाक के नीचे जो कुछ हो रहा हो उस तरफ उनका ख्याल ही नहीं जाता। यही काम इस कॉन्फ्रेंस हॉल के हिफाजती इंतजाम के सिलसिले में हुआ है। वहाँ वाकई इंतहाई सख्त इंतजाम हैं, लेकिन एक रास्ता ऐसा है जिसके जरिए ये बम आसानी से वहां पहुंचाए जा सकते हैं और मुझे 100% यकीन है कि फायर होने तक वो चेक भी ना हो सकेंगे। जेम्स ने कहा। तफसील से बात करो, सस्पेंस मत पैदा करो। ये इंतहाई अहम मामला है। इस वक्त हमारी तंजीम की साख और इज्जत दांव पर लगी हुई है। मार्क ने गुस्सीले लहजे में कहा। बॉस, मैं आज एक सहाफी के रूप में सहाफियों के ग्रुप के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर गया था। बाकी सहाफियों ने तो कॉन्फ्रेंस के सिटिंग के इंतजाम देखे, जबकि मेरी नजरें हिफाजती इंतजाम पर थी। फिर मैंने वहां के एक ऐसे आदमी को देख लिया जो एक्रीमिया में मिराज सिफारत खाने में रहा था।
उसका नाम शोएब है। वो हद दर्जे लालची और अय्याश आदमी है। वहाँ एक्रीमिया में मेरी उससे काफी गहरी दोस्ती रही है और मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। अगर उसे उसकी मतलूबा रकम दे दी जाए और तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी दे दी जाए तो कॉन्फ्रेंस हॉल तो एक तरफ, वो अपने हकीकी बाप की टांग में भी बम बांधने और उसे फायर करने से गुरेज न करेगा। मैं उस वक्त चूंकि मेकअप में था इसलिए वो मुझे पहचान न सका, लेकिन मैंने बाहर आकर उसके बारे में जरूरी मालूमात हासिल कर ली है और हमारी खुशकिस्मती से ये शोएब कॉन्फ्रेंस हॉल का इंतजामी इंचार्ज है। जेम्स ने तफसील बताते हुए कहा, लेकिन जाहिर है वो अकेला तो वहाँ कुछ न कर सकेगा। मार्क ने कहा, वो हद दर्जे तेज आदमी है। अगर उसे मुआवजा दिया जाए तो वो खुद अपने पेट के साथ बम बांधकर कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल होने से भी गुरेज न करेगा। अगर आप कहें तो मैं उससे फोन पर बात करूं। मैंने उसके रिहाइशगाह का फोन नंबर हासिल कर लिया है। जेम्स ने कहा, ओके करो बात। हो सकता है कि इस अंदाज में काम हो जाए। मार्क ने एक तवील सांस लेते हुए कहा तो जेम्स ने हाथ बढ़ाकर सामने मेज पर रखे फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही एक आवाज सुनाई दी जो कि फोन में लाउडर मौजूद था और जेम्स ने नंबर डायल करने से पहले लाउडर का बटन ऑन कर दिया था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज मार्क समेत सबको सुनाई दे रही थी। जनाब शोएब साहब से बात कराएं, मैं उनका एक पुराना दोस्त बोल रहा हूँ, मेरा नाम जेम्स है। जेम्स ने मार्क की तरफ देखते हुए कहा और मार्क ने इस तरह इस बात में सर हिला दिया जैसे वो कह रहा हो कि जेम्स ने दुरुस्त बात की है। यस सर, होल्ड ऑन करे। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, हेलो, शोएब बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक पतली सी चीखती हुई से आवाज सुनाई दी, शोएब, मैं जेम्स बोल रहा हूँ। तुम्हें याद तो होगा कि एक्रीमिया में जब तुम मिराज सिफारत खाने में थे तो तुमसे गोल्डन हाउस में तकरीबन रोजाना मुलाकातें हुआ करती थी। जेम्स ने कहा, ओ तुम जेम्स। ओ हाँ, मुझे याद आ गया। ओ, कहाँ से बोल रहे हो? दूसरी तरफ से शोएब ने चीखते हुए इंतहाई बेतकल्लुफाना लहजे में कहा, यही कासा से ही बोल रहा हूँ। जेम्स ने जवाब दिया, ओ, फिर फोन क्यों किया है तुमने? मेरे पास आ जाओ। दूसरी तरफ से कहा गया, नहीं, मैं चंद दोस्तों के साथ यहाँ सियाहत के लिए आया हुआ हूँ। मेरी अचानक तुम पर नजर पड़ गई, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारा फोन नंबर ट्रेस किया है। सुनाओ कैसी गुजर रही है? जेम्स ने कहा, बहुत शानदार। तुम सुनाओ आजकल क्या कर रहे हो? सियाहत तो यकीनन आड़ी होगी। दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया, अरे नहीं, वाकई सियाहत हो रही है। वैसे वहाँ एक्रीमिया में तो वही काम है। क्या तुम कुछ वक्त दे सकते हो ताकि कहीं अकेले बैठकर पुरानी यादें ताज़ा की जाए? जेम्स ने कहा, मैं तो कह रहा हूँ मेरी रिहाइशगाह पर आ जाओ। पता तुम्हें मालूम नहीं तो मैं बता देता हूँ। शोएब ने कहा, नहीं, मेरे और दोस्त मेरे साथ है। मैंने जब उन्हें तुमसे मुलाकात की तफसील बताई और तुम्हारी आला तरीन खुसूसियात का जिक्र हुआ तो उन्हें भी तुमसे मिलने का इश्तियाक पैदा हो गया है। और हाँ सुनो, हो सकता है कि तुम्हारे लिए ये मुलाकात बहुत बड़ी खुशखबरी का बास बन जाए। जेम्स ने बड़ी जहानत और होशियारी से बात करते हुए कहा, ओ अच्छा, फिर ठीक है। किंग रोड पर एक रेस्तोरेंट है, राहिल रेस्तोरेंट। इंतहाई पुरसुकून और आला रेस्तोरेंट है। तुम अपने दोस्तों समेत वहां आ जाओ, मैं भी पहुंच रहा हूँ। शोएब ने कहा, ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। जेम्स ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। अब ये बताओ कि क्या उससे खुलकर बात की जा सकती है, क्योंकि हमारे पास देखा जाए तो वक्त है ही नहीं। जो कुछ करना है फौरी करना है। मार्क ने कहा, बॉस, आपके पास एक्रीमिया के टॉप बैंक के गारंटेड चेक तो होते हैं, एक सादा चेक ले ले, मुझे यकीन है कि काम हो जाएगा। जेम्स ने कहा तो मार्क ने इस बात में सर हिला दिया। ओके, आओ हैरल्ड, तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन जेम्स, तुम ये चुस्त सियाह लिबास तब्दील कर लो। अंदर अलमारी में मेरे कई सूट मौजूद हैं और तुम्हारा जिस्म भी मेरी तरह ही है, इसलिए तुम्हें मेरा सूट दुरुस्त आ जाएगा। मार्क ने कहा तो जेम्स सर हिलाता हुआ अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया। तुम तीनों यही रहोगे, लेकिन तुमने इंतहा मोहतात रहना है। मार्क ने जेम्स के बाकी साथियों से कहा और उन सब ने इस बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद जेम्स बाहर आया तो उसके जिस्म पर सूट था। हमें टैक्सी में जाना है, मार्क ने कहा और फिर वो तीनों फाटक से बाहर निकले और काफी दूर तक फुटपाथ पर चलने वालों के दरमियान इस तरह चलते रहे जैसे वो वाकई सयाह हों और यहाँ सयाहत करते फिर रहे हों। फिर मार्क ने एक खाली टैक्सी को इशारा किया। किंग रोड पर एक रेस्तोरेंट है, राहिल रेस्तोरेंट, वहां चलना है। मार्क ने टैक्सी ड्राइवर से कहा। यस सर, टैक्सी ड्राइवर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और मार्क और उसके साथी टैक्सी में बैठ गए। तकरीबन 20 मिनट बाद वो राहिल रेस्तोरेंट के गेट पर उतर रहे थे। रेस्तोरेंट की इमारत खासी वसी और दीदाजेब थी और वहाँ रश भी नजर आ रहा था। हॉल भी काफी बड़ा था, लेकिन वहाँ सिर्फ चंद अफराद ही नजर आ रहे थे। एक कोने में एक मकामी आदमी बैठा हुआ था। वो बैठा है शोएब। जेम्स ने उस आदमी की तरफ इशारा किया और उसके साथ ही उसने हाथ उठाकर उसे इशारा कर दिया। दूसरी तरफ उस आदमी ने भी हाथ लहराकर इशारे का जवाब दिया।
और वो तीनों तेज तेज कदम उठाते उस मेज की तरफ बढ़ गए। हेलो हेलो और रस्मी फिकरात की अदायगी के बाद वो सब मेज के इर्द गिर्द कुर्सियों पर बैठ गए। शोएब ने उन सबके लिए कॉफी का ऑर्डर दे दिया और फिर कॉफी आने तक शोएब और जेम्स एक्रीमिया की बातें करते रहे। मार्क और हेरल्ड भी कभी कभी उनकी बातों में शरीक हो जाते। फिर कॉफी आ गई और वो सब कॉफी पीने में मसरूफ हो गए। जब वेटर कॉफी के बर्तन उठाकर चला गया तो जेम्स ने जो शोएब के साथ वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था उसके कान की तरफ झुककर कहा, 10 लाख डॉलर नकद कमाना चाहते हो शोएब, लेकिन इसमें मेरा भी हिस्सा होगा। जेम्स ने शोएब के कान में सरगोशी करते हुए कहा तो शोएब बेख्तियार उछल पड़ा। 10 लाख डॉलर क्या मतलब? शोएब ने भी सरगोशी करते हुए कहा, जबकि मार्क ने जानबूझकर साथ बैठे हुए हेरल्ड से इस तरह बातें शुरू कर दी जैसे वो जेम्स और शोएब की तरफ मुतवज्जह ही ना हो। मतलब छोड़ो, रकम की बात करो। जेम्स ने कहा, ओ क्या वाकई? शोएब के लहजे में हैरत थी। हाँ, लेकिन मेरा हिस्सा क्या होगा? जेम्स ने कहा, पहले मुझे काम तो बताओ। शोएब ने कहा, काम को छोड़ो, हिस्से की बात करो। 10% लूंगा, बोलो मंजूर है? जेम्स ने कहा, चलो ठीक है, ले लेना। शोएब ने जवाब देते हुए कहा, सुनो, काम तुम्हारे लिए बेहद आसान है, लेकिन एक बात सुन लो, काम तुम्हें हर सूरत में करना होगा क्योंकि वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। इस काम का ताल्लुक उस कॉन्फ्रेंस हॉल से है जिसके तुम इंतजामी इंचार्ज हो। जेम्स ने कहा तो शोएब बुरी तरह उछल पड़ा। ओ मैं समझ गया, तुम क्या काम लेना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर। आई एम सॉरी, शोएब ने जवाब दिया। ओके ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ इशारा किया था। काम तो एक और आदमी को दिया जा रहा था और वो सिर्फ 5 लाख डॉलर में कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अपने दोस्त को ही नवाजा जाए। लेकिन तुम नहीं करना चाहते तो ना करो, तुम्हारी मर्जी। जेम्स ने बड़े सपाट और गैर मुतालिक से लहजे में कहा और फिर वो मार्क की तरफ मुतवज्जे हो गया। मेरा ख्याल है अब चले, जेम्स ने मार्क से कहा। हाँ चलो, मार्क ने भी सपाट लहजे में कहा और वो सब उठ खड़े हुए। बैठो बैठो, प्लीज बैठो। जब तक शोएब ने जेम्स का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती बिठाते हुए कहा, नहीं प्लीज अब हमें जाने दो, फिर मुलाकात होगी अगर तुम्हारी जिंदगी बच गई तो। जेम्स ने मुंह बनाते हुए कहा, ओ ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, बैठो ठीक है। शोएब ने कहा तो जेम्स बैठ गया। उसके साथ ही मार्क और हेरल्ड भी बैठ गए। सुनो, ये रकम कम है, ये बहुत बड़ा रिस्क वाला काम है, तुम्हें मालूम ही नहीं कि वहाँ किस किस्म के इंतजामात है। शोएब ने कहा, देखो मिस्टर शोएब, ये इंतहाई नाजुक मामला है, इसलिए बेहतर यही है कि या तो तुम इस मामले में पढ़ो मत, या अगर पढ़ो तो फिर तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता ना होगा। हाँ करो तो सोच समझ कर करो, और ना करो तो भी सोच समझ कर करो। रकम की फिक्र मत करो, अगर तुम यकीन दिला दो कि तुम वाकई काम करोगे तो रकम बढ़ भी सकती है। जेम्स ने कहा, तुम करना क्या चाहते हो? शोएब ने कहा, सिर्फ 2 टीएस बम तुमने कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाने होंगे और उन्हें उस इमारत में किसी भी जगह छुपा कर रख देना होगा, और बस। जेम्स ने जवाब दिया, टीएस बम? लेकिन वहां तो ऐसे बमों की चेकिंग के इंतहाई सख्त इंतजामात हैं, ऐसा मुमकिन ही नहीं। कर्नल फरीदी बहुत तेज आदमी है। शोएब ने कहा, टीएस बम को हम ऐसे पैक करके देंगे कि उन तक किसी सूरत में भी चेकिंग रेस न पहुंच सकेंगी। बस मसला उनका अंदर ले जाना और उन्हें किसी जगह छुपाना है ताकि वो 1-2 घंटों तक किसी को नजर न आए। जेम्स ने कहा, ओ अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन मैं 20 लाख डॉलर लूंगा और वो भी पूरे और एडवांस। तुम अपना कमीशन पार्टी से अलहदा ले लेना, अगर ये मंजूर है तो ठीक है, वरना नहीं। शोएब ने कहा, पहले तुम बताओ कि ये काम कैसे करोगे? जेम्स ने कहा, मैं दोनों बम खुद अंदर ले जाऊंगा, मेरी तलाशी भी नहीं होती और मुझे ऐसे रास्ते और ऐसी जगह भी मालूम है जहां से उन्हें बगैर चेकिंग के ले जाया जा सकता है और छुपाया जा सकता है। शोएब ने कहा, बॉस बात तय हो गई है, आप 20 लाख डॉलर का गारंटेड चेक शोएब साहब को दे दे। जेम्स ने मार्क से मुखातिब होते हुए कहा, क्या बात तय हो गई है, मुझे भी तो बताओ। मार्क ने अब उनकी तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा तो जेम्स ने तफसील बता दी। मिस्टर शोएब, हमें वैसे तो आप पर 100% एतमाद है क्योंकि हमारे दोस्त जेम्स ने आपकी गारंटी दी है, लेकिन ये काम ऐसा है कि इसमें सिर्फ एतमाद नहीं चल सकता। हो सकता है कि आप बम वहां ले जाने की बजाय कहीं और ले जाकर रख दें, इसलिए उनमें से एक बम के अंदर एक मखसूस साख्त का वायरलेस रेस कैमरा भी होगा। जब आप ये बम हमसे वसूल करेंगे तो ये कैमरा पूरे माहौल की तस्वीरें हमारे सामने रखी हुई मशीन पर ट्रांसमिट करता रहेगा। इस तरह हमें मालूम होता रहेगा कि आप ये बम कहाँ ले जा रहे हैं और उन्हें आपने कहाँ रखा है, और आप जानते हैं कि इन मामलात में धोखे का क्या मतलब होता है। आप इस जेम्स और आपके पूरे खानदान को गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। अगर हम इस कदर भारी रकम दे सकते हैं तो फिर धोखा देने वाले से निमट भी सकते हैं, चाहे वो पाताल में भी जाकर क्यों ना छुप जाए। इसलिए अब यही वक्त है कि अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई गलत सिलसिला मौजूद है तो अभी बता दे। मार्क ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, आप बेशक चेक करें, जेम्स जानता है कि मैं जब काम हाथ में लेता हूँ तो फिर उसे हर सूरत में पूरा करता हूँ। शोएब ने जवाब दिया,
ऐसा ना हो कि ऐन आखिरी वक्त में आपका जज्बा हुब्बुल वतनी या मजहबी जज्बा जाग पड़े, इसलिए आपने जो कुछ करना है इस बारे में पहले ही सोच ले, मार्क ने कहा और जेब से उसने गारंटेड चेक बुक निकालकर सामने रख ली। शोएब की नजरें चेक बुक पर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक उभर आई। जेम्स जानता है मुझे, जब मैं काम करने पर आऊं तो अपनी औलाद को भी नहीं बख्शता। बाकी मुल्कों के लोगों से मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है, मैं ये काम करूंगा और हर सूरत में करूंगा। मुझे सिर्फ अपनी जात से दिलचस्पी है। शोएब ने कहा ओके तो फिर डन। मार्क ने कहा डन। शोएब ने भी जवाब दिया तो मार्क ने मुस्कुराते हुए जेब से कलम निकाला और फिर चेक बुक खोलकर उसने पहले चेक पर 20 लाख डॉलर की रकम लिखी और चेक को बुक से अलग करके उसने चेक जेम्स की तरफ बढ़ा दिया। जेम्स ने चेक को एक नजर देखा और फिर उसे शोएब की तरफ बढ़ा दिया। टॉप बैंक के गारंटेड चेक पर जो कि दस्तखतों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ रकम का इंदराज किया जाता है और बस, इसलिए मार्क ने उस पर दस्तखत न किए थे। ऐसे चेक खुसूसी पार्टीज को जारी किए जाते हैं और ये हर हालत में कैश होते हैं। ये नाकाबिल तंसीक होते हैं, इसलिए उन्हें नकद रकम की मुतबादली समझा जाता है। अब आप बताएं कि ये दोनों बम मुझे कब और कहां देंगे? शोएब ने चेक को तह करके जेब में डालते हुए कहा। आपने पहले कभी टीएस बम देखे हैं? मार्क ने पूछा। जी नहीं, मुझे इन बमों वगैरह से कभी दिलचस्पी नहीं रही। शोएब ने कहा। तो आपने ये कैसे कह दिया कि आप उन्हें खुद साथ ले जाएंगे? हो सकता है कि ये इतने बड़े और भारी हो कि आप उन्हें उठा ही ना सके। मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? शोएब ने कदरे मायूसाना लहजे में कहा। उसके चेहरे पर परेशानी और घबराहट के तासुरात उभर आए थे। घबराए नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ये बहुत छोटे बम होते हैं, इन्हें आप आसानी से जेब में डालकर ले जा सकते हैं। मार्क ने कहा तो शोएब के चेहरे पर कदरे सुकून के तासुरात उभर आए। तो फिर आप बताएं कि ये काम किस तरह होगा? मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द इस काम को मुकम्मल कर दूं। शोएब ने कहा। जल्द अज जल्द वाली बात गलत है शोएब साहब। किसी किस्म की घबराहट और जल्दबाजी नुकसानदेह साबित हो सकती है। कॉन्फ्रेंस हॉल में बकौल आपके इंतहाई सख्त इंतजामात है, इसलिए हमें ये एकदम इंतहाई सोच समझ कर करना होगा। मार्क ने कहा। मेरा ख्याल है बॉस, क्या हमें यहाँ बैठे काफी देर हो गई है, अब यहाँ से हमें उठना चाहिए। जेम्स ने कहा। लेकिन आप बताएं तो सही, क्या आप माल कब देंगे और किस तरह देंगे? शोएब ने परेशान होते हुए कहा। उसे दरअसल रकम को मुकम्मल तौर पर अपनाने की फिक्र थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अभी दोनों बम उनसे लेकर जेब में डाले और जाकर कॉन्फ्रेंस हॉल में रख आए, ताकि ये खदशा खत्म हो सके कि इतनी भारी मालियत की रकम वापस भी ली जा सकती है। बम हमारे पास नहीं है, हमने अभी उन्हें हासिल करना है और आपको मालूम है कि मौजूदा हालात में ये काम कितना मुश्किल है। बहरहाल ये हमारा काम है और हम दोनों बम आपको मुहैया कर देंगे। लेकिन पहले आप बताएं कि आप कल किस वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएंगे? मार्क ने कहा। अब तो मैं कल सुबह ही जाऊंगा, शोएब ने जवाब दिया। फिर तो रात हमें आपके पास गुजारनी होगी ताकि बम वहीं मंगवाकर आपके हवाले किए जा सके। मार्क ने कहा तो जेम्स और हेरल्ड के साथ साथ शोएब भी चौंक पड़ा। शायद उन तीनों के जहन में ये बात ना थी कि मार्क इस तरह की बात भी कर सकता है। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरी रिहाइश का हाजिर है, शोएब ने जवाब दिया। लेकिन वहाँ आपके मुलाजिम और बीवी बच्चे होंगे, अगर उनमें से किसी ने सिक्योरिटी वालों को फोन कर दिया तो मसला बन जाएगा। मार्क ने कहा। ओ नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैंने शादी ही नहीं की, इसलिए बीवी बच्चों वाला तो कोई सिलसिला है ही नहीं। बाकी रहे मुलाजिम तो उनका भी बंदोबस्त हो सकता है कि वो मेहमान खाने में आए ही ना, शोएब ने जवाब देते हुए कहा। मेहमान खाना क्या मतलब? मार्क ने चौंक कर पूछा। मैंने अपने दोस्तों के लिए रिहाइशगाह में अलहदा पोर्शन बनाया हुआ है जो रिहाइशगाह से कतई अलहदा है। उसका दरवाजा बाहर सड़क पर भी है और ऊपरी सड़क पर भी। आप वहाँ रह सकते हैं और जब तक मैं मुलाजिमों को बताऊँ ना या आपके मुतालिक इत्तला ना दूँ, उन्हें ये मालूम ही ना होगा कि मेहमान खाने में कौन रह रहा है, इसलिए आप वहाँ इत्मीनान से रात गुजार सकते हैं। किसी को वहाँ आपकी मौजूदगी का इल्म ही ना होगा, शोएब ने कहा। तो मार्क के चेहरे पर पसंदीदगी के तासुरात उभर आए। ओ वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा इंतजाम है, और फिर चले, मार्क ने कहा और फिर उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही बाकी साथी भी खड़े हो गए। शोएब ने वेटर को बिल अदा किया और फिर वो सब रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। बॉस, वहाँ जो काम हमने करना था उसका क्या होगा? जेम्स ने रेस्टोरेंट से बाहर आते ही मार्क से मुखातिब होकर कहा। फिलहाल ये काम मुकम्मल कर ले, फिर उसके बारे में सोचेंगे। वैसे भी सोलोमन के फोन के बाद मुझे वहाँ की सूरत हाल बेहद खतरनाक महसूस हो रही है। वहाँ किसी भी वक्त रेड हो सकता है, इसलिए तो ये मुतबादिल इंतजाम करने का प्रोग्राम बनाया है, मार्क ने कहा। वो सब पैदल चलते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। मार्क ने अब शोएब से बातें करना शुरू कर दी। वो उससे कॉन्फ्रेंस हॉल में किए जाने वाले इंतजामात के बारे में तफसीलात मालूम कर रहा था। लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप ये बम किस तरह फायर करेंगे, अचानक शोएब ने मार्क से मुखातिब होकर कहा। वायरलेस रेस की मदद से, मार्क ने जवाब दिया। ओ, फिर तो आपको नाकामी होगी, शोएब ने कहा। तो मार्क बेख्तियार चौंक पड़ा।
क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं? मार्क ने हैरान होकर पूछा।